हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में मैं JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर का जो साइंस का सिलेबस है उसको डिस्कस करूँगा। साइंस के सिलेबस की चर्चा करूँगा, बट साइंस में भी 3 पोर्शंस होते हैं, एक तो होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है बायोलॉजी। ओके, ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, बट मैं चर्चा करूँगा ओनली केमिस्ट्री की, बिकॉज मैं ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ता हूँ। ओके, तो अभी देखिए एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो मैक्सिमम पोर्शन है ना, मैक्सिमम जो पोर्शन है JKSSB का सिलेबस का, जो ये साइंस का पोर्शन है, इसमें 100% मेरे को केमिस्ट्री दिखती है। ठीक है ना। आपने बोलना है भाई सर इधर फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा भी है और नहीं भी है, बट मैं बताता हूँ कि ये 100% केमिस्ट्री है। तो इधर से पूरे 10 के 10 सवाल आने की प्रोबेबिलिटी है। ऐसा क्यों? इसका मैं देखिए सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। देखिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। जैसा इधर ये हो गया मोशन के बारे में, मास, वेट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये देखिए इन सभी के बारे में चर्चा आप लोग उसमें भी करते हो, केमिस्ट्री में भी करते हो। पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे जो आप चीज़ें फिजिक्स में पढ़ते हो ना, जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्या है, जो आप चीज़ें फिजिक्स में पढ़ते हो, बायोलॉजी में पढ़ते हो, उन चीज़ों को आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। ओके, उन चीज़ों को आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो भी आपको आगे पीछे चीज़ें जितनी भी दिख रही है, मैटर वगैरह दिख रहा है, वो सारी के सारे क्या है, केमिस्ट्री है। या इसके बारे में और डिटेलिंग में जानना होगा आपको, तो आप लोग मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा एक वीडियो का, तो उसको देख लेना कि हाँ भाई केमिस्ट्री क्या चीज़ है। और जो जो बंदा सीखना चाहता है, ठीक है ना, केमिस्ट्री को थोड़ा बहुत ऐसे पता लग जाए, ज्ञान हो जाए थोड़ा बहुत कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द केमिस्ट्री, तो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो बस पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे ये वाली चीज़ है, मैं आपको चीज़ बता रहा था, तो अभी मैंने बताया आपको एक चीज़, मैंने एक्सप्लेन करी कि 100% जो सिलेबस है, जो वो केमिस्ट्री का सिलेबस है। जो आपका साइंस का सिलेबस है, साइंस नहीं, उधर फिजिक्स और बायोलॉजी भी है, बट मैं बोलता हूँ कि वो 100% क्या है, केमिस्ट्री है। ऐसा क्यों है? बिकॉज जो ये है मास, वेट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, इन सभी के बारे में, जैसे रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना, रेट ऑफ द रिएक्शन। जब आप लोग केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हो, रिएक्शंस क्या होती हैं, जब दो चीज़ें एक दूसरे के साथ कंबाइन करती है एक नई चीज़ बन जाती है। जब आप लोग रिएक्शंस को स्टडी करते हो तब आप लोग इन चीज़ों को भी स्टडी करते हो, जैसे वेलोसिटी वगैरह हो गई, एक्सेलरेशन वगैरह हो गई, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग उधर स्टडी करते हो। जब आप क्या करते हो, एक चैप्टर का नाम होता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स उधर हम डील ही इससे करते हैं कि जो आपकी रिएक्शंस की स्पीड होती है उस चीज़ से आप लोग डील करते हो। एक चीज़ होती है जो अभी सेकंड वाला पोर्शन हो गया, जो इलेक्ट्रिक करंट, पावर, एनर्जी और वोल्टेज। इधर देखिए इस चीज़ को आप लोग केमिस्ट्री में कहाँ पे पढ़ते हो? एक चैप्टर है भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का एक चैप्टर होता है बड़ी क्लासों में, ठीक है ना, 11वीं 12वीं और आपकी जो BSc का जो सिलेबस होता है उधर ये सारे के सारे चैप्टर्स होते हैं। काइनेटिक्स होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है, तो उधर से आप ये चीज़ रिलेट कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी, कैसे केमिकल रिएक्शन होगी और उधर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जानी है, और कैसे इलेक्ट्रिसिटी से आपने केमिकल रिएक्शन करवा देनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है। जैसे आपके डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं, इन्वर्टर वगैरह यूज़ करते हो आप, बैटरीज वगैरह जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हो, उधर सारी की सारी क्या केमिकल रिएक्शन है, उधर इलेक्ट्रिसिटी से लेना देना है। तो ये चीज़ें भी, जैसे आपने जो सिलेबस, जो 9th ये सिलेबस है ना JKSSB का, इधर आपको मैक्सिमम चीज़ें 9th और 10th की पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है ना, 9th और 10th की पढ़नी पड़ती हैं। इधर आपने 11वीं 12वीं नहीं जाना, बट मैं इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको कि 100% ये सिलेबस केमिस्ट्री का क्यों है। ये वाली चीज़ भी बता दी। सेकंड टॉपिक हो गया। अभी देखिए थर्ड चैप्टर, ये तो प्योर केमिस्ट्री है, केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस को भी आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो। देन जो फोर्थ चैप्टर हो गया मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये भी केमिस्ट्री है, तो प्योर केमिस्ट्री है, ठीक है ना। अभी देखिए एनर्जी जो चीज़ हो गई, जैसे एक चैप्टर होता है थर्मोडाइनमिक्स। थर्मो मीन्स एनर्जी, थर्मो मीन्स हीट, और डायनेमिक्स मीन्स कुछ मूवमेंट वगैरह कुछ, ठीक है ना। तो मतलब थर्मो का मीन्स हीट होता है ना, हीट का मतलब एनर्जी से जो जब भी कुछ लेना देना होता है ना, जैसे एनर्जी आप लोग, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये। जैसे आपकी साउंड होगी तो वो कौन सी साउंड एनर्जी है, ये सारी की सारी क्या होती है, एनर्जी होती है। तो इन चीज़ों को भी आप लोग कहाँ पे पढ़ते हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है ना।
ऐसा नहीं बोल रहा आपने केमिस्ट्री के हिसाब से नहीं पढ़ना है इसको, आपने पढ़ना उसको फिजिक्स के हिसाब से, बट मैं बस ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये चीज़ आप लोग केमिस्ट्री में क्यों पढ़ते हो और केमिस्ट्री की आपको देखिए इंपॉर्टेंस कितनी है। हर एक चैप्टर में भाई केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री होती ही क्या है भाई, मैटर की स्टडी। मैटर की स्टडी होगी अगर तो हर एक चीज़ में केमिस्ट्री होना तो ऑब्वियस सी बात है। तो बस वही चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इधर केमिस्ट्री कैसे है। देखिए थर्मोडाइनमिक्स एक चैप्टर होता है केमिस्ट्री में, तो उधर आप एनर्जी से डील करते हो, तो ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी। देन देखिए फिर होती है न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स, खाना कैसे लेते हो वो सारी की चीज़। खाने में आप क्या क्या लेते हो, खाने में आप चीज़ लेते हो कार्बोहाइड्रेट, फैट लेते हो, प्रोटीन्स लेते हो। इधर एक चैप्टर का नाम होता है बायोमोलिक्यूल्स, बड़ी क्लासों में, ठीक है ना, बायोमोलिक्यूल्स होता है, बायोमोलिक्यूल्स होता है। तो इस चीज़ को आप लोग इधर पढ़ते हो। जैसे कार्बोहाइड्रेट, जब आप लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हो, जैसे फुल्का वगैरह खाते हो, ठीक है ना, चावल वगैरह खाते हो, तो उस चीज़ से आप लोगों को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। फैट ऑयल वगैरह खाते हो, ठीक है ना, प्रोटीन्स जैसे मिल्क हो गया, मीट हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जब आप लोग खाते हो तो इन सभी के स्ट्रक्चर्स आप लोग इधर पढ़ते हो, ठीक है ना, बायोमोलिक्यूल्स में। बट इधर आप स्ट्रक्चर से डील नहीं करोगे। देखिए पढ़ने का तरीका अलग होता है, बस मैं आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर से लेना देना कैसे है। न्यूट्रिशन मतलब खाने वाली चीज़ें, ठीक है ना, जब आप लोग चीज़ें कोई खाते हो तो उधर क्या सिस्टम है, कैसे खा रहे हो, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। जो चीज़ खाने वाली होती है वो चीज़ें सारी की सारी क्या होती है, केमिस्ट्री होती है। जैसे रेस्पायरेशन तो आपको पता ही होगा। रेस्पायरेशन की सिंपल सी रिएक्शन होती है C6H12O6, और क्या होती है, और होती है ऑक्सीजन होती है। तो इधर से चीज़ क्या बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, और क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये सारी की सारी चीज़ें जब बनती हैं तो वही वो ये रिएक्शन कौन सी है, इधर से आपको और क्या मिल रहा होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर मिला, और क्या मिला, एनर्जी मिला। एक मिनट देखिए इधर क्या था, C6H12O6, और इधर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जब इसको मिल जाती है तो आपको क्या बन जाता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड में निकल जाता है बाहर, है ना, पानी बन जाता है, और एक एनर्जी मिलती है जिससे आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो, ATP। तो ये देखिए केमिकल रिएक्शन है, ये रेस्पिरेशन की रिएक्शन होती है। ऐसी ये सारी की सारी फूड वगैरह, मिनरल्स वगैरह, जैसे मिनरल्स होते हैं, आपको कौन कौन सी चीज़ चाहिए होती है, कैल्शियम चाहिए होता है, ठीक है ना, पोटेशियम चाहिए होता है, सोडियम चाहिए होता है, ठीक है ना, कोबाल्ट चाहिए होता है। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को चाहिए होती हैं। तो ये सारी की सारी भाई ये क्या है, ये सारी की सारी आप लोग चीज़ें कहाँ पे पढ़ते हो, भाई केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है ना। मिनरल्स जैसे वाटर चाहिए होता है आपको, ये सारी की सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, सोडियम, नमक, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ओके। और फिर हो गया, देखिए अभी अगर आपने चीज़ें नहीं खाई, अगर वो चीज़ें आप लोगों ने नहीं खाई तो आपको बीमारी लगेगी ना, बीमारी लगेगी। बीमारियाँ कौन कौन सी लग सकती हैं, एक तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज़, इनको ही आप दूसरा नाम क्या देते हो, इन्फेक्शियस डिजीज़, और एक होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। तो इसका मतलब क्या होता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ मतलब ये किस किस से होती है, या तो हो सकती है बैक्टीरिया से हो सकती है कम्युनिकेबल डिजीज़, या वायरस से हो सकती हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई वगैरह, ठीक है ना। और ये सारी की सारी इसके सोर्सेज हो सकते हैं बैक्टीरिया। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे होती है, जैसे भाई आपका जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है, जैसे आप लोग क्या कर सकते हो, डेली वॉक नहीं करते हो, आपको फैट आ गया, ठीक है ना, जैसे आपको हार्ट से रिलेटेड डिजीज़, किडनी से रिलेटेड जो डिजीज़, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे आती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसे अभी ये कोरोना हो गया, सॉरी कोरोना तो दूसरी हो गई, ठीक है ना, हार्ट डिजीज़ हो गई, किडनी डिजीज़ हो गई, ये सारी की सारी किस में आती हैं, ये सारी की सारी आती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो आप चीज़ें नहीं खाओगे तो ये बीमारियाँ आपको हो जाएंगी ना। तो इन बीमारियों के बारे में आप जब बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, केमिस्ट्री में जाओगे, तो इन सारी बीमारियों के बारे में आप लोग पढ़ते हो वही सारी की सारी। आपको मलेरिया मलेरियल ड्रग्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है ना, जैसे मलेरिया किससे होता है, उसके लिए आप कौन सी दवाई खाते हो, हार्ट की डिजीज हो जाती है तो उसके लिए कौन सी दवाई खाते हो। उधर केमिस्ट्री का भाई केमिकल होता है, केमिस्ट्री का कोई केमिकल होता है, बहुत ही खतरनाक सा स्ट्रक्चर होता है उसका, तो वो चीज़ें होती हैं उधर, ठीक है ना। और ये वाली चीज़ विटामिन्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वाइटल अमीन्स। विटामिन्स को भी आप लोग पढ़ते हो भाई, ये आप लोग कहाँ पे पढ़ते हो, ये भी आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है ना। उसकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज हो जाती हैं, कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है ना। तो वो सारी की सारी चीज़ आप लोग कहाँ पे पढ़ते हो भाई, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री भाई ऐसे नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सब्जेक्ट है, तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको, ठीक है ना। तो देखिए मैंने हर एक चैप्टर से रिलेट करवा रहा हूँ। तो अभी हो गया जैसे ये वाली चीज़, ये सारे के सारे चैप्टर मैंने बता दिए। अभी देखिए ये वाला चैप्टर जैसे इकोसिस्टम, जैसे भाई एक केमिस्ट्री होती है जिसको आप बोलते हो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री।
तो उधर आप ये सारे के सारी चीज़ें पढ़ते हो, जैसे फूड चेन के बारे में पढ़ोगे, इकोसिस्टम क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, और जो उसके पोल्यूशन के लिए कौन से केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल है, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोग कहाँ पे पढ़ते हो, ओजोन के बारे में पढ़ते हो, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग कहाँ पे पढ़ते हो, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो मैंने हर एक चैप्टर को बता दिया कि भाई हर एक चैप्टर क्या है, भाई केमिस्ट्री है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा सिलेबस जो आपका है वो केमिस्ट्री का सिलेबस है। बट आप लोगों ने क्या करना है, आपका 9th 10th वाली बुकें ही ज़्यादा देखनी है, 9th और 10th वाली बुक्स ही ज़्यादा देखनी है, आपने ज़्यादा एडवांस नहीं जाना, बिकॉज आपको सिर्फ केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, आपको इसको अपने फिजिक्स के हिसाब से भी पढ़ना है। इधर आपको केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ना है, उधर जो चैप्टर्स होंगे बायो वाले तो उनको बायो के हिसाब से ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी देखिए, जिनको मैं मानता हूँ कि जो प्योर केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, जिनको मैं अभी डिस्कस करूँगा इधर, तो उनको मैं इधर उनके बारे में बताता हूँ मैं आपको। फर्स्टली जो चैप्टर हो गया, जैसे ये हो गया केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना, और उसकी टाइप्स, और सेकंड हो गया मेटल्स और नॉन मेटल्स और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, और जो थर्ड हो गया वो हो गया विटामिन्स, ये वाला मैं इसको प्योर केमिस्ट्री समझ रहा हूँ, ठीक है ना। विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी कमियाँ, कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं, और एक होता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो इन जो 4 चैप्टर्स हैं ना भाई, 10 में से 4 चैप्टर्स जो हो गए ये आपके केमिस्ट्री के चैप्टर्स हो गए, ठीक है ना, 10 में से 4 चैप्टर्स। तो भाई अभी इनके पहले मैं आपको सोर्सेज बता देता हूँ कि आपको ये पढ़ने कहाँ से हैं। अगर आपको थोड़ा कम पढ़ना है तो आप 9th 10th की बुक्स पढ़ लीजिए। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा कोई भी मतलब वो नहीं रखना है कि भाई मेरा क्वेश्चन निकलना ही निकलना चाहिए, तो आप थोड़ी 11वीं 12वीं की किताबें भी पढ़ लेना, ठीक है ना। और ये केएस के लिए भी यूज़फुल होगा, तो ये वाला उधर के लिए आप पढ़ सकते हो। अगर 11th 12th वाली बुक्स आपने पढ़ ली तो आपका केएस के लिए भी हेल्प हो जाएगी। 9th और 10th का अगर आप लोग पढ़ोगे तब आप लोग सीधे जेके एसएसबी का सवाल आपका निकल सकता है। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। मैंने आपको बताया प्योर केमिस्ट्री के मैं चैप्टर्स मानता हूँ कौन सा, केमिकल इक्वेशंस, टाइप्स और मेटल्स नॉन मेटल्स, फिजिकल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, और क्या हो गया विटामिन्स और उसकी विटामिन्स की कमी से कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जिनको मैं मान रहा हूँ प्योर केमिस्ट्री के टॉपिक्स। तो अभी मैं एक एक करके डिटेल में आपको इन चैप्टर्स में बताता हूँ कि भाई जितनी मैं चीज़ें इधर बताऊंगा ना, तो इन सभी चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, बिकॉज ये एज इट इज़ इन चीज़ों को आप लोग जो मैं अभी चीज़ें बोलूँगा इनको आप छोड़ के नहीं जा सकते इन चैप्टर्स में। बिकॉज मेरे को पता है, मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को एक चीज़ तो पता है कि भाई केमिस्ट्री में आप लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ते हो और क्या क्या चीज़ें आपको छोड़ के नहीं जानी है। उधर से सवाल बन सकते हैं। जो भी मैं चीज़ें बोलूँगा ना उनको आप लोग नोट कर लीजिए और यह सोचिएगा कि ये चैप्टर्स, ये टॉपिक्स मैंने करे हुए हैं कि नहीं करे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्टली जो हो गया भाई आपका हो गया केमिकल इक्वेशंस एंड इट्स टाइप्स। देखिए केमिकल इक्वेशन है और उसकी टाइप्स है। अभी देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होती है। पहले देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले आप लोगों को पता क्या होना चाहिए भाई, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है भाई, देखिए आपने ले लिया पेपर, ले लिया उसको जलाया, प्लस जलाया तो आपका क्या बन गया, धुआं निकला ना, स्मोक जैसा कुछ निकला। और क्या थोड़ा बहुत है वो जो आपका नीचे वो कुछ बन गया जैसे काला काला सा, वो कार्बन होगा। वो सिर्फ क्या होगा, कुछ कार्बन जैसा कुछ होगा, वो वाला नीचे चीज़ बन गई ब्लैक ब्लैक कलर की, ठीक है ना। तो भाई मेरे को एक चीज़ बताइए, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे पेपर हो गया उसको जलाया आपने, तो ऐसे लिखोगे उसको, ऐसे लिखोगे, ऐसे नहीं लिखना है आपको। उसको कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना है, कुछ अलग तरीके से आपने उसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। उसको रिप्रेजेंट तरीके जब आप लोग अभी ऐसे नहीं लिखोगे, एक पेपर ले लिया उसको जलाया और उससे क्या निकली, स्मोक निकली और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कुछ निकल गए, तो ऐसे नहीं बताना है आपने कैसे बताना है, आपको उसको कुछ अच्छे तरीके से बताना है ताकि उसको पढ़ना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो भाई आपकी उसकी जो अंदर जो पेपर के अंदर जो केमिकल्स हैं, तो उनको आप लोग उधर सोचते हो। उधर जैसे पेपर के अंदर केमिकल कौन सा, कार्बन हो गया, उसको क्या उधर से मिलेगी, क्या एटमॉस्फेयर से क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन पड़ी हुई है ना उधर 21% एटमॉस्फेयर पड़ी है, एटमॉस्फेयर में सॉरी ईयर में क्या ऑक्सीजन पड़ी हुई है, 21% ईयर में क्या पड़ी हुई है, ऑक्सीजन पड़ी हुई है। तो वो उसके साथ जब जुड़ेगी तो आपका क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाली हो गई भाई, इसको ये आप लोग क्या बोलते हो, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जब आप लोगों ने इक्वेशन मीन्स दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल। जैसे अभी देखिए कार्बन इधर कितना है, 1, इधर भी कितना है 1, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 2, इधर भी कितने हैं 2। तो देखिए दोनों साइड इक्वालिटी आ गई ना, तब भी आपने बोला केमिकल्स। जो पेपर था, पेपर के अंदर जो केमिकल्स थे उनको लिखा ना आपने, उनको लिखा, जो उसके अंदर चीज़ें पड़ी हुई थी, जो एलिमेंट्स पड़े हुए थे उनको लिखा आपने, और फिर आपने क्या बता दिया, वो सारी की सारी चीज़ें बता दी, और दोनों साइड आपने क्या कर दी, वो चीज़ें बराबर कर दी। तो उसी चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो, केमिकल इक्वेशन। ओके, तो केमिकल इक्वेशन, तो इधर से सवाल पूछ सकता है भाई जेके एसएसबी,
JKSSB इधर से सवाल पूछ सकता है, बहुत सारी रिएक्शंस देंगे आपको, ठीक है ना, रिएक्शंस देंगे आपको, रिएक्शंस को क्या करना चाहिए, बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है ना, रिएक्शंस को बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है ना, ये आपको करना है। अगर मैं डिटेल में ये चैप्टर को और पढ़ाऊंगा बाद में, मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में कि अगर पढ़ाना होगा तो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं। बट ऐसे आप लोगों को बताता हूँ कि आपको करनी क्या चीज़ है, छोड़नी नहीं है ये चीज़, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जो मैंने बोल दिया कि आपको रिएक्शंस को बैलेंस करना आना चाहिए, बिकॉज बैलेंसिंग के ऊपर सवाल पूछे जाता है। JKSSB बैलेंसिंग के ऊपर सवाल पूछा हुआ है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ तो उधर वो ये पूछा हुआ था। ओके, तो देखिए दूसरी चीज़ अभी क्या होगी, केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स हो गई या इक्वेशंस की टाइप्स हो गई। वो कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं, तो उन चीज़ों के बारे में आप लोगों ने पढ़ लेना है। जैसे क्या वो चीज़ हो गई, जैसे फर्स्टली होती है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अभी देखिए अगर वीडियो की लेंथ बढ़ जाए तो भाई देखना ज़रूर इसको, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है, ठीक है ना। मेरे को पता है कि भाई आप लोगों को क्या क्या चीज़ पढ़नी है, तो इसलिए मैं आपको वो सारा का सारा कंटेंट दे रहा हूँ इधर, ठीक है ना। केमिकल मेरे पास भी टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही वीडियो में सारा चीज़ कवर हो जाए, तो वो चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ आपको छोड़ के नहीं जानी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक होती है क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक थर्ड होती है आपकी, एक होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हुई है ना, तो बेटा आपने केमिस्ट्री का जो सिलेबस दिया हुआ है तो उसको आपने नहीं पढ़ा। एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मैंने पहले बोला था, नोट करते चलिएगा इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ जो हो गए वो फिफ्थ टाइप्स हो गई, जैसे आपकी होती है रिडॉक्स। रिडॉक्स में कौन सी आ जाती है, एक आती है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में दो रिएक्शन आ जाती है, कौन सी, एक रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता नहीं है तो भाई आप लोगों ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। जैसे क्या होता है, जैसे कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना, दो एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे होंगे। और इधर डिकम्पोज मतलब टूटना, एक बड़ी सी चीज़ होगी वो टूट जाएगी किसी छोटी छोटी चीज़ों में, ठीक है ना। एक डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, उसको हटा देना। एक चीज़ लगी हुई है, दूसरी चीज़ आएगी उसको उसकी प्लेस से क्या कर देगी, हटा लेगी। और इधर डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट दो बार डिस्प्लेसमेट, एक बड़ी चीज़ आएगी दूसरी चीज़ को निकाल देगी, और दूसरी भी चीज़ आएगी वो उसमें से उस चीज़ को निकाल देगी। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, REDOX, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, देखिए ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो अगर रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का हट जाना, ठीक है ना। ऑक्सीजन अगर प्लस हो जाए किसी चीज़ में तो आप बोलते हो उसको क्या, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तो उस चीज़ को आप लोग बोलते हो रिडक्शन। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और जब भी देखिए कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो भाई उधर क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, या तो स्टेट चेंज हो जाती है, मतलब कोई चीज़ सॉलिड से क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी, ठीक है ना। सॉलिड से लिक्विड बन जाएगी या लिक्विड से गैस बन जाएगी, ठीक है ना। यहाँ तो क्या होता है, टेम्परेचर में कुछ आ जाता है, टेम्परेचर पहले कम था, रिएक्शन के बाद टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, या तो ऐसा हो जाता है, ठीक है ना, टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। यहाँ तो क्या, कलर जैसे जो रिएक्शन के पहले कुछ कलर और था, जब रिएक्शन हो गई तो उसके बाद कलर कुछ और हो गया, ठीक है ना, ये वाली चीज़। और क्या हो गया, कुछ कभी कभी क्या होती है, क्योंकि कुछ जब आपकी रिएक्शन होती है तो गैसेस भी निकल जाती है, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस क्या हो जाती है, कभी कभी निकल जाती हैं। तो ये सारी की सारी भाई जो मैंने चीज़ें बता दी, ये सारी की सारी इस चैप्टर के लिए आपको पता होनी चाहिए। और सेकेंड एक और चीज़ मैंने आपको बता दी, उसके लिए आपको क्या, कोरोजन और रेंसिडिटी, करोजन और रेंसिडिटी के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें एनसीईआरटी में है। तो 10th क्लास की एनसीईआरटी का क्या है, फर्स्ट चैप्टर। जैसे कोरोजन क्या हो जाता है, जंग लग जाना भाई, कोरोजन। आप रस्टिंग ऑफ, इसमें और भी वो चीज़ें होती हैं, बट आप लोगों के एक एग्जाम्पल करनी होती है, जिसमें क्या होता है कि आप रस्टिंग ऑफ आयरन करते हो, एक कभी कभी सिल्वर का कलर भी चेंज हो जाता है, उसको आप बोलते हो टार्निशिंग ऑफ द सिल्वर, ठीक है ना। कोरोजन मतलब जंग लग जाना। देखो आपको पता है आयरन रखा होगा तो वो आगे पीछे किसी और के साथ कंबाइन कर जाएगा, ऑक्सीजन। देखिए नेचर में क्या पड़ी हुई है, ऑक्सीजन पड़ी हुई है,
और एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब वो उसके साथ जुड़ जाएंगे तो आपका क्या काम हो जाएगा, आपका काम खराब हो जाएगा, आयरन कुछ और बन जाएगा, जो जिसको क्या होता है, जिसको तोड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान है, वो चीज़ आसानी से टूट जाती है, बिकॉज वो जंग लग गई है। इसलिए भाई लोहे के पुल वगैरह में पेंट पूंट वगैरह कर दिए जाते हैं ताकि वो उसको इतनी आसानी से जंग ना लग जाए, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़। रेंसिडिटी मतलब कोई ऑयली लिक्विड होगी तो ऑयली चीज़ होगी ना, जैसे ऑयल वगैरह होगा, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, तो वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो उसकी क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। तो जो चीज़ पहले थी ऑयल वाला था, वो अभी ऑयल नहीं रहा है, उसकी कुछ अलग सा कंपाउंड बन गया, तो वो चीज़ क्या हो गया, ख़राब हो गई। चीज़ ख़राब हो गई तो उसको आप अभी कंज्यूम नहीं कर सकते, उस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो, रेंसिडिटी। तो ये जो आपकी खाने वाली चीज़ें होती हैं उधर ये चीज़ हो जाती है। ओके, तो ये जो चैप्टर मैंने आपको बता दिया, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, केमिकल इक्वेशंस एंड इट्स टाइप्स, ठीक है ना। अभी देखिए मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। देखिए मेटल्स के बारे में सबसे पहले आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। भाई सबसे पहले देखिए मेटल्स क्या होते हैं। पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, अभी पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, अगर देखना चाहिए था, ठीक है ना। मैं आपको बता दूंगा, मैंने बोला जो एक वीडियो में लिंक डाला हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को देख लेना अच्छे से। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल मीन्स आपकी फिजिकल बॉडी है, ठीक है ना, बॉडी है ना, फिजिकल बॉडी। तो आपकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी ये है ना कि आप क्या हो, कलर क्या है आपका, काला है, गोरा है, आप लोग कैसे दिखते हो, आप लोग क्या हो, डेंसिटी कैसी है। डेंसिटी मीन्स आपके जैसे किसी की हड्डी क्या होती है, थोड़ी हैवी होती है, किसी की हड्डी क्या होती है, थोड़ी कम होती है, ठीक है ना, आपकी डेंसिटी, ठीक है ना। जो आपकी मतलब जो आप ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं जो आप बाहर से जब देखोगे ना, बाहर से देख के आपको लोगों को क्या लग जाती हैं, उनका पता लग जाता है। जैसे कलर हो गया, आप कितने हार्ड हो, ठीक है ना। कोई बंदे होते हैं ना जैसे थोड़े बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, हार्ड इन द सेंस वो नेचर से नहीं, मतलब देखने से, मतलब उनकी बॉडी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है, और किसी की क्या होती है, थोड़ी बहुत नरम जैसी होती है। तो वो चीज़ हो गई। आपको बाहर से जो कोई बंदा बाहर से देख रहा है तो आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है फिजिकली, जो आपको देख के, आपकी शक्ल को देख के आपको कलर, बाल बता रहा है कि बाल लंबे हैं, काले हैं, कैसे हैं, ब्राउन हैं, कैसे बाल हैं आपके, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी, और ये सारी की सारी रिजिडिटी वगैरह, ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, तो ये सारी की सारी क्या होती हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं भाई, केमिकल रिएक्शंस। जब आप लोग इन मेटल्स की केमिकल रिएक्शंस करते हो, जब आप लोग क्या करते हो, इनकी केमिकल रिएक्शंस करते हो, रिएक्शंस करोगे, जैसे आपको पता है, अभी चीज़ बता दूँ, जैसे आपको पता है आपके एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। ये नाइट्रोजन कितना है 78%, ऑक्सीजन कितना है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है 0.03%, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना। तो भाई इनकी केमिकल रिएक्शन, इनके साथ जब आप लोग केमिकल करते हो, और पानी भी पड़ा हुआ है आपके एटमॉस्फेयर में, तो जब इन सभी के साथ ये मेटल्स और नॉन मेटल्स जुड़ जाते हैं तो क्या कार्रवाई होती है, कौन सी चीज़ें बनती हैं, तो उन चीज़ों के बारे में आप लोग इधर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हो। तो अभी देखिए सबसे पहले मेटल्स जब भी बात आई ना, तो आप लोगों ने क्या, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे इसकी क्या क्या होती हैं, जैसे ये क्या होता है आपको पता है, जैसे लोहे को देख लो भाई, क्या सॉलिड है, ठीक है ना, सॉलिड है, और क्या है, एक मैलिएबल है, और एक क्या है, डक्टाइल है, ठीक है ना, और क्या है भाई, हार्ड है। सॉलिड होगा तो हार्ड तो होगा ही भाई, ठीक है ना, हार्ड है। और क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर क्या होता है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आपकी पास हो जाती है आसानी से, वो चीज़ हो जाती है क्या, आपकी कंडक्टर। और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इसको पिघलाना और बॉयल करना क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पानी कैसे उबलता है, पानी उबलता है जब आप लोग उसको क्या करते हो, हीट करते हो, तो इसको उबालना थोड़ा बहुत क्या है, मुश्किल है, ठीक है ना। सॉलिड को, लोहे को आप उसको पिघलाने की कोशिश करना, और क्या करना, उसको उड़ाने की कोशिश करना, तो भाई आसान थोड़ी ना। तो मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या है, हाई है। कंडक्टर क्या है, गुड है, हार्ड है, ठीक है ना, हार्डनेस क्या है इसकी ज़्यादा है, डक्टिलिटी क्या है ज़्यादा है, मैलिएबिलिटी भी क्या है ज़्यादा है, सॉलिड है वो, ठीक है ना, सॉलिड है, मेटल सॉलिड होते हैं। और क्या चीज़ें होती हैं, और देखो लोहे को मारना तो आवाज़ करता है ना, उसी चीज़ को आप क्या बोलते हो, सोनोरस, SONOROUS, सोनोरस बोलते हो, ठीक है ना। और उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो मैंने बता दिया आपको। और कभी कभी कोई चीज़ क्या होती है, लस्ट्रस होती है, कोई सॉलिड क्या होती है, जैसे मेटल्स, जैसे आपका गोल्ड हो गया, वो क्या चमक रहा होता है, सिल्वर क्या होता है, चमकता है, तो ये क्या लस्ट्रस हैं, लस्ट्रस होते हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ के, ये सारी की सारी उसके आपको उसको सॉलिड को देख के पता लग रही है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़। तो ये सारी की सारी क्या होती हैं उसकी, ये सारी की सारी क्या होती हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मैंने क्या बोला, मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड। लोहे को देख लीजिए भाई, मैलिएबिलिटी क्या होती है भाई, आप उसको क्या करते हो,
एक शीट जैसी बना देते हो। जैसे आपने खाते हो ना, जैसे बर्फ़ी खाते हो, बर्फ़ी में क्या लगी होती है, ऊपर शीट लगी होती है ना, किसकी, वो आप एल्यूमिनियम वगैरह की लगी होती है, लड्डू वगैरह होते हैं तो उधर लगी होती है ना, वो शीट लगी होती है, वो किसकी बनी हुई है, मेटल्स की। तो आपने क्या करा, ऊपर से उसको मारा होगा किसी के साथ, हथौड़े के साथ मारा होगा, तो आपकी क्या शीट्स बन गई होंगी। तो उस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी। अभी देखिए जो आपकी वायर्स होती हैं, कॉपर की वायरिंग होती है ना, कॉपर की वायरिंग, जब आप लोग बिजली की फिटिंग करवाते हो तो उधर तारे लगी होती है ना, तो उधर कौन सी वायर्स लगे होते हैं, उधर आपकी वायर्स लगी होती है कॉपर की वायर। तो वो कौन सी, मेटल की प्रॉपर्टी है ना, तो मेटल ही है ना, कॉपर क्या है, मेटल है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। और क्या होता है, सख्त होते हैं, लोहे को देख लीजिए भाई, बहुत ही सख्त लोंडा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, लोहा भी क्या है, सख्त है। और क्या, कंडक्टर है। लोहे को कभी आप लोग उधर डालना, उधर ठीक है ना, कहीं पे जहाँ पे सॉकेट लगा हुआ है ना, उधर डालना, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी, आपको क्या बजेगी, ठीक ठाक करंट बजेगी। तो ऐसी चीज़ घर पे नहीं करना, ठीक है ना, आप लोग डैमेज हो सकते हो, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई, कंडक्टर है। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका हाई है। ये वाली चीज़ तो आपको पता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। ओके, और क्या कर, जब आप लोग उसको ठोरते हो मीन्स जब आप लोग नीचे गिराते हो उसको, तो आवाज़ वगैरह कुछ करते हैं, तो उसको बोलते हैं सोनोरस, लस्ट्रस। और मेटल्स क्या होते हैं, लस्ट्रस भी होते हैं, मतलब उनमें चमक भी होती है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये कोई कौन सी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अभी देखो नॉन मेटल्स, अभी देखिए इधर ना, पहले आपको एक्सेप्शंस बाद में बताता हूँ, ठीक है ना। पहले नॉन मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेजॉरिटी क्या होती हैं, या तो सॉलिड्स होते हैं और गैसेस, ठीक है ना। उनमें मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी नहीं होती, उनमें मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी नहीं होती है, ठीक है ना। और वो क्या होते हैं, हार्ड भी नहीं होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप ऑक्सीजन को देख लीजिए भाई, नाइट्रोजन को देख लीजिए, सारी की सारी क्या है, गैसेस हैं। तो भाई ये हार्ड थोड़ी ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, गैस बेचारी कितनी सॉफ्ट है भाई, आपको दिख भी नहीं रही है, ठीक है ना। आप लोग उसको सिर्फ फील कर पाते हो, वो भी पता नहीं आपने कभी देखी तो होगी नहीं, ठीक है ना। सिर्फ आप लोग उसके वगैरह टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उससे आपको पता लग जाता है कि इधर क्या है, ऑक्सीजन आपकी प्रेजेंट है, हार्ड है। लस्ट्रस, चमक भी नहीं है, चमक भी नहीं होती है इनमें ज़्यादा, ठीक है ना। और क्या होता है, ये क्या होता है, कंडक्टर भी नहीं होते हैं, ठीक है ना। जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज ना, ये सारी की सारी कोई भी प्रॉपर्टीज ये शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अभी देख लीजिए, अभी क्या होते हैं, ये सारी की सारी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज है, जो उसकी प्रॉपर्टीज थी किसकी, मेटल्स की, वो इसकी नहीं है, ठीक है ना। तो अभी देखिए इधर ज़रूरी सवाल जहाँ से बन सकता है ना, वो होती हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस बहुत ज़रूरी होती हैं भाई। जैसे मैंने क्या बताया, मेटल्स जितने भी हैं वो क्या हैं भाई, सॉलिड हैं, बट क्या एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़ के जितने, मरकरी को कैसे लिखते हो, एच और जी छोटा और एच बड़ा, ये उसका सिंबल है लिखने का तरीका है, ठीक है ना। मरकरी क्या है, एक क्या है, मरकरी क्या है, लिक्विड है। और बाकी सारे के सारे मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ओके, ये वाली चीज़। और देखिए और मैंने क्या बोला, सारे के सारे मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट कौन से होते हैं, एक होते हैं एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स में पता कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, रुबिडियम, सीजियम और फ्रैंकियम। रुबिडियम, सीजियम और फ्रैंकियम, ये क्या है भाई, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। इनको आप लोग चाकू से भी काट सकते हो, चाकू होता है ना, नाइफ के साथ भी आप काट सकते हो। जैसे आप लोग क्या करते हो, किसी चीज़ को काटते हो ना, सब्जी को काटते हो या फ्रूट को काटते हो, वैसे ही आप लोग इन मेटल्स को भी काट सकते हो। तो ये वाली चीज़ हार्ड नहीं है। तो अभी इनका क्या हो सकता है, जैसे सीजियम और फ्रैंकियम है ना, इनका मेल्टिंग, और देखिए अभी कोई चीज़ हार्ड है ही नहीं, सॉफ्ट है, तो उसको पिघलाना थोड़ा बहुत आसान होगा ना, उसको बॉयल करना भी थोड़ा बहुत क्या होगा, आसान होगा। तो ये वाले जो नीचे लिखे हुए ना, सीजियम और फ्रैंकियम, ये क्या है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ही कम है। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और देखिए नॉन मेटल्स में क्या होता है, एक्सेप्शंस मैंने बोला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं या तो गैसेस होते हैं। एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट ब्रोमीन क्या है, एक लिक्विड है। ब्रोमीन क्या होता है, कि लिक्विड होता है, ठीक है ना, ब्राउन जैसा कलर होता है इसका, तो ये क्या होता है, कि लिक्विड होता है। देन देखिए एक और चीज़ होती है कि मैंने क्या बोला, मेटल्स हार्ड नहीं होते, नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते, बट एक्सेप्ट डायमंड, हीरा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, तो उसको काटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है ना। उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। देखिए कोई चीज़ इतनी हार्ड होगी तो उसको पिघलाना और उसको बॉयल करना भी तो मुश्किल होगा ना, तो ये वाली चीज़ हो गई हार्डनेस। एक्सेप्ट क्या हो गया, एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, याद कर लीजिएगा। डायमंड जो है, डायमंड क्या है, हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस, ठीक है ना। देखिए वो मेटल से भी ऊपर निकल गया, ठीक है ना, नॉन मेटल से, सॉरी मेटल से भी क्या हो गया, ऊपर निकल गया, तो ये क्या, हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो देन देखिए एक और चीज़ हो गई,
कंडक्टर, कंडक्टर मैंने क्या बोला, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, बट एक्सेप्ट कौन सा, ग्रेफाइट, GRAPHITE, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ओके, तो ये वाली चीज़ होगी, ये एक्सेप्शंस आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अभी देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोगों को बताई, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप लोगों ने क्या बताना है कि भाई जो मेटल्स हैं ना और नॉन मेटल्स हैं, इनकी रिएक्शन फर्स्टली आपने बतानी है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे तो आपके इसके बन जाते हैं ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स बन जाते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है। ऑक्सीजन के साथ करोगे तो आपके क्या बन जाएंगे, ऑक्साइड्स बन जाएंगे। देन देखिए फिर आप लोग किसके साथ, पानी के साथ करोगे, पानी के साथ करोगे आप मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन, देखो नॉन मेटल्स हो, इधर मेटल और नॉन मेटल तो होना ही है, पानी के साथ करोगे तो आपके क्या बन जाएंगे, हाइड्रोक्साइड्स बन जाएंगे। ओके, देन देखिए एक और चीज़ हो गई, सी किस्म की रिएक्शंस, जैसे सी एक और किस्म की रिएक्शन हो सकती है, जैसे आप लोग क्या करते हो, इसकी रिएक्शंस एसिड के साथ करते हो। एसिड के साथ जब रिएक्शन होती है ना, तब आप लोग क्या, एक आपका नमक बन जाता है, नमक बन जाता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, निकल जाती है। ये वाली चीज़ याद कर लीजिएगा, हाइड्रोजन गैस, जिसे आप हाइड्रोजन बॉम्ब आपने नाम सुना, हाइड्रोजन गैस इधर से निकल जाती है। देन देखिए डी किस्म की रिएक्शन, जब आप लोग क्या करते हो, कोई मेटल होगा और कोई एक सॉल्ट होगा, नमक होगा, ठीक है ना, नमक होगा, नमक में क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, जैसे NaCl होगा, एक पॉजिटिव होता है Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव होगा, तो ये क्या कर देगा, इसकी डिस्प्लेसमेंट कर देगा, ये क्या कर देगा, इसकी डिस्प्लेसमेंट कर देगा। ओके, ये क्या कर देगा, इसकी डिस्प्लेसमेंट कर देगा। ओके, इधर से क्या हो जाएगा, इधर से एक चीज़ निकल जाएगी, समझो सोडियम इधर से निकल गया तो कोई अलग चीज़ होगी, वो उधर से इधर लग जाएगी, ये मेटल इधर लग जाएगा Cl के साथ, और क्या हो जाएगा, सोडियम क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ऐसी ये वाली रिएक्शन पॉसिबल तो नहीं है, उधर एग्जांपल्स देख लेना कौन कौन सी बुक में है, ठीक है ना, NCERT में देख लेना ये वाली चीज़, ठीक है ना। तो ये कौन कौन सी रिएक्शन है, एक मेटल जब नमक के साथ कंबाइन करता है तो एक मेटल बन जाता है और दूसरा नमक बन जाता है, जिसमें क्या हो गया, Na की जगह पे ये क्या है, ये वाला मेटल है। ओके, तो ये वाली चीज़, और मेटल की जगह पे क्या आता है, सोडियम आ जाता है। तो ये वाली चीज़, ठीक है ना। अभी मैं इतना समझा नहीं पाऊंगा बिकॉज 1 घंटे में मैंने सोचा कि टारगेट पूरा कंप्लीट करना है, पूरा सिलेबस को डिस्कस कर लेना है, तो दैट्स वाई इतने अच्छे तरीके से नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना। और देखिए एक और चीज़ होती है, जब आपका मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करता है, मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करता है, तो आप लोगों की क्या चीज़ बन जाती है, आपका बन जाता है सॉल्ट बन जाता है। आप लोगों का क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। ओके, आप लोगों का क्या सॉल्ट बन जाता है, जैसे Na पॉजिटिव है प्लस Cl नेगेटिव है। Na पॉजिटिव क्या है, मेटल, Cl नेगेटिव क्या है, नॉन मेटल, तो NaCl आपका बन जाएगा, मतलब नमक बन गया आपका, कॉमन सॉल्ट जो आप घरों में यूज़ करते हो व्हाइट कलर का, ठीक है ना, उसको आप क्या बोलते हो, कॉमन सॉल्ट। तो ये वाली चीज़ होगी। और देखिए जो मैंने आपको पहले रिएक्शन बताई ना, ये वाली चीज़, मेटल होता है और उसका सॉल्ट होता है, एक और सॉल्ट होता है, उधर क्या बन जाता है, ये वाला मेटल, ये इसके जो इधर सॉल्ट में मेटल लगा होता है उसको क्या करता है, डिस्प्लेस कर जाता है। वो चीज़ आपको पता लगती है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस चीज़ को आप बोलते हो रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। एक सीरीज़ होती है, उधर रिएक्टिविटी के हिसाब से आपने मेटल्स को अरेंज करा होता है, रिएक्टिविटी के हिसाब से आपने मेटल्स को अरेंज करा होता है, रिएक्टिविटी के हिसाब से मतलब कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। जैसे आप लोगों को पता है गोल्ड देखिए, गोल्ड का कभी आपने कंपाउंड देखा कोई, सिर्फ गोल्ड ही होता है ना। सिल्वर क्या होता है, सिल्वर आपने वाइट कलर का देखा होगा, ठीक है ना, सिल्वर भी आपने देखा होगा, गोल्ड भी देखा होगा, तो उनमें कुछ भी नहीं होता है। बट जो आपका आयरन जैसी चीज़ें होती हैं उनमें जंग वगैरह लग जाती है। तो भाई देखिए आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, बट आपने जो सोना और चांदी रखा होगा तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं ना। तो ऐसा क्यों है भाई, ये आपको चीज़ पता लगेगी भाई कहाँ से, रिएक्टिविटी सीरीज से। तो ये वाली चीज़ आप लोगों ने कर लेनी है। तो जो मैंने चीज़ें बताई ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने कर लेनी है इस चैप्टर में, ठीक है ना। इस चैप्टर में एक और चीज़ होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, बट वो आई डोंट थिंक कि आपके सिलेबस में नहीं डाली है, तो आप लोगों को करनी चाहिए, वो उन चीज़ों को आप लोग छोड़ सकते हो। ओके, तो आप लोगों ये चैप्टर्स जो हैं ये आप क्लास 10th का जो NCERT है, NCERT जो फर्स्ट चैप्टर है जो केमिकल इक्वेशन, ये फर्स्ट चैप्टर है, और जो नॉन मेटल्स वाला ये है थर्ड चैप्टर, क्लास 10th की NCERT बुक, NCERT की साइंस की NCERT बुक, उसमें ये वाली चीज़ आपको मिल जाएगी। ओके, देन मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, 1 मिनट मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए अभी जो इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, विटामिन्स। देखिए इधर क्या होता है, वाइटल और अमीन, ये वर्ड है, ठीक है ना, वाइटल अमीन्स मतलब बहुत ज़रूरी अमीन्स। क्या होता है कि केमिस्ट्री का केमिकल होता है जिसका फॉर्मूला होता है NH2, ये वाला चीज़ होता है अमीन, वाइटल अमीन।
तो इसमें आपको विटामिन के नाम याद करने हैं। जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती है, विटामिन बी की कमी हो जाए तो कौन सी, विटामिन सी की कमी हो जाए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और कौन सी, ई के, विटामिन एच, विटामिन B12, ठीक है ना, B12, एक विटामिन B6 भी होता है, एक विटामिन B2 भी होता है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ें तो आपको बताएंगे। विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ये इसकी विटामिन B1 होता है ये वाला, ठीक है ना, विटामिन B1। विटामिन B1 की वजह से बेरी हो जाता है, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी हो जाता है, विटामिन डी की वजह से आप लोगों को क्या हो जाता है, रिकेट्स, हड्डियों की बीमारी हो जाती है आपको। विटामिन ई की कमी से आप लोगों को क्या हो जाती है, जो आपकी रिप्रोड्यूस करने की क्षमता है, मतलब आपको स्टरिलिटी हो जाती है न, एक जो होती है रिप्रोडक्शन की पावर आपकी क्या हो जाती है, थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, रिप्रोड्यूस करने की पावर आप लोगों को क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। तो ये वाली चीज़, ये विटामिन ई की कमी से आप लोगों को ये बीमारी हो जाती है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, विटामिन के की कमी से क्या होता है कि आप लोगों का जो क्लॉट बनता है ना, ब्लड क्लॉट बनता है, क्लॉटिंग इतनी आसानी से नहीं होती है। ब्लड का क्लॉट, आपका खून बहता जाएगा और ब्लड का आपको जो आप खेड़ा समझते हो, जिसको आप लोग ब्लैक कलर का आपका बन जाता है, वो इतनी आसानी से नहीं बनता और आप लोगों का जो खून है वो बहुत ही ज़्यादा बहने लग पड़ता है। ओके, विटामिन एच की कमी से क्या होता है, आपके हेयर लॉस होता है, इसको आप लोग बायोटिन भी बोलते हो, बायोटिन। जिस बंदे को हेयर का ज़्यादा लॉस होता है वो लोग क्या बायोटिन का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही कॉस्टली मिलती है आपको, 9,000 तक आपका उसका बायोटिन का वो पैक मिल जाएगा आपको। ये वाली चीज़, हेयर लॉस जिसको हो रहा है तो उसको ये चीज़ यूज़ करनी है। विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाता है भाई, आपको कि क्या होता है, थकावट जैसे होने लग पड़ती है, ठीक है ना, थकावट जैसे होने लग पड़ती है, फटीग वगैरह, ठीक है ना, और ये वाली चीज़ नंबनेस वगैरह, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को हो जाती हैं। विटामिन सी की B6 की वजह से क्या होता है, विटामिन B6 की वजह से आपको स्किन की बीमारी हो जाती है, ठीक है ना, स्किन की बीमारी जिसको आप डर्मेटिस बोलते हो, डर्मिस मीन्स स्किन की बीमारी आप लोगों को हो जाती है। देन देखिए विटामिन B2 की वजह से क्या हो जाता है, आपकी जैसे जो आपका लिप्स वगैरह हैं, टंग वगैरह हैं, ये क्या उनमें छाले जैसे पड़ जाते हैं। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को मैंने बता दी। इन विटामिन के आप लोगों को वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है, जैसे कोएंजाइम क्या होता है, कोएंजाइम Q10, ये शायद आपको किसी ने नहीं बताया हो, इसको भी कर लेना, ठीक है ना, कोएंजाइम, ये वाला चीज़ कोएंजाइम Q10। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, आप में इम्यूनिटी की पावर क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। जिसमें विटामिन Q10 की कमी हो जाए ना, उसमें इम्यूनिटी की पावर क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। उसमें इम्यूनिटी इतनी नहीं रहती है, मतलब आप लोगों के ऊपर कोई वायरस बैक्टीरिया अटैक करेगा तो आप में वो जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ वगैरह बनती होंगी तो वो इतनी नहीं बन पाएंगी। आपकी इम्यूनिटी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा कम होगी, बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी क्या होगी, कम होगी। तो विटामिन Q10, अभी देखिए इम्यूनिटी वगैरह की बात चल रही है तो ये वाली चीज़ भी आप लोगों को पूछ सकते हैं, कोएंजाइम Q10, तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। तो अगर इस चीज़ को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग क्लास 12th का बायोमोलिक्यूल्स का एक चैप्टर है, ठीक है ना, बायोमोलिक्यूल्स एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 अच्छे से पढ़ना होगा तो उस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, उस चीज़ को देख लीजिए। बट आई डोंट थिंक कि इसके लिए बुक की ज़रूरत है, इसलिए इसके लिए आप लोग क्या करिएगा, नेट में कोई सर्च कर लीजिएगा तो आपको अच्छा सा कोई एक डायग्राम मिल जाएगी, जिसमें मतलब टेबल जैसा मिल जाएगा और उधर आप में दिया होगा कि इसके सोर्सेज क्या होते हैं और डेफिशिएंसीज क्या होती हैं। क्लास 12th में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, बट आप लोग अपने रेफरेंस के लिए देख लीजिएगा, क्या पता, बिकॉज NCERT से डायरेक्टली JKSSB सवाल पूछ सकता है। ओके, बिकॉज यही बुक्स आप लोगों को पढ़ने के लिए बोला जाता है। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए ये वाली चीज़, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये सारे के सारे लास्ट चैप्टर है, ठीक है ना। इसको भी मैं केमिस्ट्री में, इसको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में मैं समझता हूँ, ठीक है ना। जैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इन्वायरमेंट में क्या जाता है भाई, आपका जाता है एयर पोल्यूशन आ जाता है, वाटर पोल्यूशन आ जाता है, एयर पोल्यूशन आ जाता है, वाटर पोल्यूशन आ जाता है, लैंड पोल्यूशन आ जाता है। तो ये सारे के सारे पोल्यूशन के प्रकार आ जाते हैं इधर। और फिर क्या हो जाता है, एक ओजोन लेयर, ठीक है ना, ये वाली अलग टॉपिक है, बट पहले पोल्यूशन, इन्वायरमेंट में आपके क्या जाता है, आपका देखिए पानी है, ठीक है ना, पानी है, एटमॉस्फेयर में क्या है, ईयर को क्या कर दो आप, पॉल्यूट कर दो, ठीक है ना, एयर को पॉल्यूट कर दो, वो क्या हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया। वाटर है, वाटर को पॉल्यूट कर दो तो वो क्या हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया। लैंड हो गया, लैंड को पॉल्यूट कर दो तो उधर क्या हो गया, लैंड पॉल्यूशन हो गया। तो इनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हम करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एयर पोल्यूशन,
एयर पॉल्यूशन को ना देखिए, इधर मैं आपको बताऊंगा कि एयर पॉल्यूशन कौन कौन से चीज़ें से होता है, ठीक है ना। एक तो इसके लिए एक तो दो दो किस्म के पॉल्यूशन होते हैं। एक तो होता है भाई एयर पॉल्यूशन कौन सा, पहले आपको लेयर्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। सबसे नीचे जो लेयर होती है उसको आप बोलते हो ट्रोपोस्फेयर। उसके ऊपर क्या होती है, स्ट्रेटोस्फेयर। इधर से भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर होती है मीजोस्फेयर, फिर होती है थर्मोस्फेयर, और फिर होती है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर, तो ये सारी की सारी लेयर्स होती हैं। बट जो एयर पॉल्यूशन से जो मेनली डील करते हैं ना, वो हम ट्रोपोस्फेरिक एयर पॉल्यूशन और एक स्ट्रेटोस्फेरिक एयर पॉल्यूशन। आपको पता है स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, ओजोन है, और ट्रोपोस्फेयर में क्या है, जो आपका एयर वगैरह है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारे का सारा कहाँ पे है भाई, ट्रोपोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, ओजोन। ओजोन ओजोन डिप्लीशन की उधर कहानी होती है, ठीक है ना। वो मैंने चीज़ें बताता हूँ कि ओजोन डिप्लीशन, ओजोन को डिप्लीट कौन कौन सी चीज़ें करती हैं, वो सारी की सारी अभी चीज़ें बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो अभी पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि पहले अभी हम ट्रोपोस्फेरिक एयर पोल्यूशन में देखते हैं। ट्रोपोस्फेरिक एयर पोल्यूशन, ठीक है ना। इधर क्या होता है, ट्रोपोस्फेरिक एयर पोल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं। एक तो होते हैं भाई कौन से, गैसियस पोल्यूटेंट्स। एक तो होते हैं भाई कौन से, गैसियस पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स के नाम आपको पता होने चाहिए। वो आपको ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि भाई ये चीज़ पॉल्यूटेंट है कि नहीं है, ये चीज़ पॉल्यूटेंट है कि नहीं है। एक तो हो गया पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, ठीक है ना। एक तो हो गया गैसियस पॉल्यूटेंट्स और दूसरा हो गया पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। गैसियस पॉल्यूटेंट्स में क्या हो गया, जैसे भाई आपके क्या एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी चीज़ें होती हैं। अगर वो ये सारी क्या है, गैसेस हैं, तो अगर इनके साथ कोई चीज़ जुड़ जाए, ठीक है ना, जुड़ जाए, ठीक है ना, सल्फर जुड़ जाए, ऑक्सीजन के साथ सल्फर जुड़ जाए, ऑक्सीजन के साथ, जैसे ऑक्सीजन आपके एटमॉस्फेयर में बहुत सारी है, ठीक है ना, एक सल्फर चीज़ होती है, अलग अलग चीज़ों में होती है वो, ठीक है ना। सल्फर अगर जुड़ जाए तो आपका क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है ना, सल्फर का ऑक्साइड बन जाएगा। और अगर नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन जो आपके उधर प्लांट्स वगैरह में होता है, ठीक है ना, प्लांट्स वगैरह में होता है और आप में भी होता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन अगर जुड़ जाए ऑक्सीजन के साथ तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन जाएंगे। और कार्बन भी होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए तो कार्बन के ऑक्साइड्स बन जाएंगे। तो ये सारे के सारी चीज़ें क्या हैं, जैसे अगर क्या हो गया SO(X), SO(X), NO(X), CO(X), ये वाली चीज़ मैं लिख रहा हूँ। एक्स मैं इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज इधर CO भी हो सकता है, जिसको आप कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हो, CO2 भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है ना। SO2, इधर क्या हो सकता है, SO2 भी हो सकता है, SO3 भी हो सकता है, ठीक है ना। इधर क्या, NO2 भी हो सकता है, NO भी हो सकता है। तो दैट्स वाई मैंने एक्स लिख दिया, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स के नाम याद कर लेना, ठीक है ना। जैसे क्या हो गया, गैसेस पॉल्यूटेंट, ये गैसेस है ना, गैसेस वाले पॉल्यूटेंट्स वो कौन से हो गए, आप लिख दीजिए ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और क्या जो एयर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ किसके, कार्बन, कार्बन के ऑक्साइड्स। तो ये सारे के सारे क्या हैं, गैसियस पॉल्यूटेंट्स। और भी कौन से होते हैं पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूटेंट्स, H2S, इसको आप बोलते हो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। इस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो, हाइड्रोजन सल्फाइड। मैंने बोला चीज़ें आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। एक होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, ये हो गया हाइड्रोकार्बन्स। देन क्या हो गया, ओजोन, ओजोन वगैरह चीज़ें हो सकती हैं ये, बट ऊपर है ना ये स्ट्रेटोस्फीयर में, तो इनकी बात अभी हम बात नहीं कर रहे। कभी कभी ओजोन क्या होती है, ट्रोपोस्फीयर में थोड़ी बहुत प्रेजेंट होती है, जो कि एयर पोल्यूटेंट का काम करती है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ याद कर लीजिएगा। ओजोन, आपको कोई पूछे कि ओजोन ट्रोपोस्फीयर में होती है, तो आपने बोलना है हाँ भाई होती है। उधर वो किसका काम करती है, वो एक एयर पोल्यूटेंट का काम करती है। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों ने याद कर लेना गैसियस पोल्यूटेंट्स के बारे में। अभी देखिए एक बात होती है पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स, जैसे पार्टिकल्स की तरह जो होंगे, पार्टिकल्स की तरह वो कौन से होते हैं, एक तो होता है भाई स्मोक हो गया, स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, डस्ट हो गया। आपके एक फ्यूम्स होते हैं, जब आप लोग किसी चीज़ को, जैसे मेटल्स को जब आप लोग हीट करते हो तो उसके वेपर्स जैसा कुछ बन जाते हैं ना, वो हो गए उसके फ्यूम्स हो गए, ठीक है ना, मेटल्स के फ्यूम्स हो गए। एक मिस्ट होती है, ये भी एक फॉग की तरह होती है, बट मिस्ट और फॉग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये नेट में देख लेना। अगर मैं इसको पढ़ाने लग पड़ा तो मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। मिस्ट हो गया। देन देखिए एक चीज़ होती है स्प्रेस, जब आप लोग डिफरेंट किस्म की स्प्रेस यूज़ करते हो तो वो क्या होगा, सारे के सारे क्या है, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा, ये पेपर में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं सवाल, ओके। तो ये आप लोगों से पेपर में सवाल पूछे जा सकते हैं, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, ओके। तो देन देखिए अभी देखिए, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आपके बन गए, जैसे सल्फ़र का ऑक्साइड हो गया, है ना,
सल्फर का ऑक्साइड होगा ना, अगर इसको पानी मिल जाए, एटमॉस्फेयर में पानी तो होता ही, तो आपका क्या बन जाता है, इधर क्या बन जाए H2 है ना, S कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितने, 3 और 1 4, H2SO4, ये क्या बन गया, इसको आप बोलते हो, नाम बोलते हो इसको H2SO4 को नाम बोलते हो आप सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर क्या हो जाए NO2 हो जाए और पानी के साथ अगर जुड़ जाए तो आपका क्या बन जाएगा HNO3। इसको बैलेंस वगैरह कर लेना, बैलेंसिंग मैंने बोला था, अगर मैंने डिटेल में पढ़ाया तो बता दूंगा, बट यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जहाँ से आप बैलेंसिंग सीख सकते हो, ठीक है ना। HNO3 बन जाता है, जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं वो पानी के साथ जुड़ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका HNO3 बन जाता है। तो इसको एक चीज़ क्या बोलते हो, नाइट्रिक एसिड। तो ये चीज़ें एटमॉस्फेयर में बन जाती हैं, और जब ये देखिए ये बादल में जो पानी होगा ना वो इसको मिल रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे गिर जाएंगी, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगा। और एसिड जब नीचे गिरेगा तो उसको आप क्या नाम क्या देते हो, उसको आप नाम देते हो भाई, उस चीज़ को आप लोग नाम देते हो भाई, उस चीज़ को आप नाम देते हो क्या, एसिड रेन। उस चीज़ को आप लोग नाम देते हो क्या, एसिड रेन। उस चीज़ को आप लोग क्या नाम देते हो, उस चीज़ को आप नाम देते हो एसिड रेन। तो ये वाली चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। और एक और चीज़ होती है भाई, उनके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। स्मोक होती है, स्मोक SMOG, मतलब स्मोक प्लस फॉग का मिक्सचर होता है। इसकी 2 टाइप्स होती है, तो उनके बारे में भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ एयर पॉल्यूशन के कंटेक्स्ट में, एयर पॉल्यूशन के कंटेक्स्ट में मैं चीज़ें बता रहा हूँ। ये वाली चीज़ों को आप लोग स्किप करके नहीं जा सकते। अगर स्किप करके आप लोग जा रहे हो तो भाई आप लोग बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो, आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए ये वाला ओजोन, अभी देखिए मैंने बोला स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है, आपकी ओजोन है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप लोगों को क्या है, उधर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन है। उधर वो बनती कैसे है, आपकी ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, 3 ऑक्सीजन के वाली उस UV रेडिएशन बढ़ती है। UV रेडिएशन जब पड़ती है तो आपकी क्या बन जाती है, O3 बन जाती है। जब भी देखिए रेडिएशंस होती हैं बहुत सारी किस्म की, जो सनलाइट होती है ना, सनलाइट में बहुत सारी किस्म की रेडिएशन होती है, जैसे उसमें एक्सरेस होती है, कॉस्मिक रेस होती हैं, ठीक है ना, एक्सरे होती है, कॉस्मिक रेस होती है, UV रेडिएशंस होती हैं, विजिबल रेडिएशंस होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, माइक्रोवेव रेडिएशंस होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, बहुत सारी किस्म की रेडिएशन होती है। एक होती है UV रेडिएशन। UV रेडिएशन जब होती है वो जब ऑक्सीजन के ऊपर पड़ती है, आपको पता है ये वाली ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाता है, UV रेडिएशन जब उसके ऊपर पड़ती है तो क्या बन जाती है, आपकी ओजोन बन जाती है। ओजोन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। ये बड़ी बार सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। अभी आपके सिलेबस का टॉपिक क्या है, ओजोन है, ओजोन लेयर, ये वाली बता दी मैंने। ओजोन लेयर क्या होती है, अभी उसकी डिप्लीशन, उसको डैमेज कैसे कैसे हो रहा है, ये वाली चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। उधर क्या हो गया, जैसे आप लोगों ने ये चीज़ तो सुनी ही होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मतलब क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा और कार्बन होगा, कुछ इस तरह किस्म के कंपाउंड होंगे, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, इस किस्म के कंपाउंड्स होंगे, जिसको आप लोग नाम क्या देते हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये कंपाउंड्स क्या करते हैं, ये कहाँ पे पड़े होते हैं, ये आपके पड़े होते हैं भाई, जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जो आप लोग आग बुझाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, उधर ये चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है ना। फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होती हैं, ठीक है ना। और कहाँ पे यूज़ होती हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होती हैं। और आपके जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, उधर कूलेंट का काम करती है। जो रेफ्रिजरेशन में आपकी ठंडक आती है ना, वो इन्हीं की वजह से आती है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उनको आप लोग क्या बोलते हो, रेफ्रिजरेंट्स का काम करते हैं, ठीक है ना। और ये वाली चीज़ है, फायर एक्सटिंग्विशर का भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये आपके यूज़ होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, क्लोरीन और कार्बन लगा होता है। ये कहाँ पे यूज़ होता है, फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए, रेफ्रिजरेंट के काम आते हैं, उधर ठंडक देने के काम आते हैं फ्रिज में। तो ये वाली चीज़, ये क्या करते हैं, ये ऊपर चले जाते हैं। ये कहाँ पे चले जाते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके स्ट्रेटोस्फीयर में चले जाएंगे ये चीज़ें कहाँ पे जाएंगी भाई, ये चीज़ें जाएंगी स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में ये चीज़ें जाएंगी तो भाई क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर में ये चीज़ आएंगी, ओजोन इधर होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगी, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, इस किस्म का कोई कंपाउंड होगा, ये इसके साथ जुड़ेगा तो ऑक्सीजन वगैरह कुछ बन जाएगा, तो अलग किस्म के कंपाउंड बन जाएंगे। बट ओजोन नहीं रहेगी। ओजोन नहीं रहेगी तो वो भाई क्या होगा, ओजोन है ही नहीं, तो UV रेडिएशंस आपके क्या डायरेक्टली नीचे पहुंच पाएंगी। पहले क्या ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब कर ली ना UV रेडिएशंस, तो वो क्या हो गया, उससे ओजोन बन गई। बट जब क्या हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने ओजोन के साथ जुड़े तो आपका वो क्या चीज़ बन गई, आपकी वो चीज़ बन गई क्या, कुछ अलग किस्म के कंपाउंड बन गए। वो जो अलग किस्म के कंपाउंड हैं वो क्या UV रेडिएशंस को क्या करते हैं, UV रेडिएशंस को
रोक नहीं पाते हैं तो वो क्या होगा, यूवी रेडिएशन को वो चीज़ रोक नहीं पाएगी, तो वो यूवी रेडिएशन आपकी पृथ्वी पर पहुंच जाएगी। जब आप लोग यूवी रेडिएशन पृथ्वी के ऊपर पहुंच गई तो वो क्या हो जाएगी, आपके स्किन को बर्न वगैरह कुछ करेगी। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए एक और चीज़ हो गई। देन देखिए एक NO होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन, इसको NO होता है, इसको आप बोलते हो नाइट्रिक ऑक्साइड। ये भी ओजोन डिप्लीशन में हेल्प करता है, ठीक है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड। NO जो मैंने बोला एयर पॉल्यूटेंट का काम भी करता है, ये उसको डिप्लीट करने के काम भी करता है, ठीक है ना। ओजोन को मतलब डिप्लीट मतलब उसको ख़त्म, रिड्यूस मतलब उसको कम करने के काम भी करता है, ठीक है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसमें एक कहाँ पे होता है, जैसे आपके जो एरोप्लेन्स होते हैं, फ्लाइट्स ऑफ सुपरसोनिक मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड पे वो चलते हैं, सुपरसोनिक, ठीक है ना। सुपरसोनिक फ्लाइट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर चलते हैं, और ये वाले क्या करते हैं, ओजोन को इधर से क्या निकलता है, NO निकलता है, जो इनका जो तेल वगैरह जो भी डालते होंगे जो अपने उधर में, ठीक है ना, उधर से क्या नाइट्रोजन ऑक्साइड से निकलता है, तो वो क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ओजोन को क्या करता है, डिप्लीट कर देता है, उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। ओके, देन देखिए ये वाली चीज़। देन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स जो होते हैं, न्यूक्लियर धमाके जो कि हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था, उधर जो चीज़ हुई थी, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में क्या नाइट्रिक ऑक्साइड्स निकलते हैं, ठीक है ना। और कहाँ पे निकलते हैं, और जब आपकी लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग जो आप बिजली नहीं गिरती है भाई, जो आपके नेचुरल प्रोसेस, जब आप लोग का बारिश आने वाली होती है तो कभी कभी बिजली गिरती है, तो उधर भी NO रिलीज होता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ओजोन क्या हो जाती है, डिप्लीट हो जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। ओके, तो ये क्या हो गया, किसकी कहानी हो गई भाई, ये वाली कहानी हो गई कौन से पोल्यूशन की, ये वाले पोल्यूशन हो गई, एयर पोल्यूशन की कहानी हो गई। हमने स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन भी देख लिया, और ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन भी देख लिया भाई। अभी देखिए वाटर पोल्यूशन किस किस से वजह से हो सकता है, वाटर पोल्यूशन किस किस की वजह से। अभी देखिए एक और एयर पोल्यूशन की एक और कहानी रह गई भाई, उधर क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जैसे भाई आपका क्या होता है, जब आप लोग, एक होती है ग्रीन हाउस गैसेस, सनलाइट क्या होती है, सनलाइट आपकी पृथ्वी पर पहुंचती है, वो क्या होती है, उसको आप लोग सनलाइट, विजिबल लाइट, ठीक है ना, विजिबल लाइट इधर पहुंचती है, ठीक है ना, ये इधर पड़ती है ना, तो उधर जब वो क्या होती है, इधर से वापस रिफ्लेक्ट होती है, वापस जाने की कोशिश करती है, तो उधर कौन सी बन जाती है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन बन जाती है, ठीक है ना। उधर कौन सी बन जाती है भाई, इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है ना। सनलाइट जब आप लोगों के पृथ्वी पर, समझो ये पृथ्वी है, इधर सनलाइट पड़ी, इधर क्या आपको पता है एटमॉस्फेयर, इधर गैसेस होंगी बहुत सारी, अच्छे से ड्रॉ करते हैं। देखिए इधर क्या होगा, ये आपकी पृथ्वी होगी, अर्थ होगा, आगे पीछे क्या गैसेस हैं, ये सूरज है भाई, इसकी रोशनी पड़ रही है इधर ज़मीन के ऊपर, तो इधर क्या है, बहुत सारी गैसेस है इधर, है ना, बहुत सारी गैसेस है, तो भाई इधर सनलाइट पड़ती है, ठीक है ना, सनलाइट पड़ती है, तो जब ये वापस जाने की कोशिश करती है, तो ये बन जाती है कौन सी, इंफ्रारेड रेडिएशंस। इनको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, इनको एब्जॉर्ब कर लेता है ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, ये वाली चीज़ याद कर लीजिए, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, इसको मीथेन बोलते हो, O3 बोलते हो, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि आप रेफ्रिजरेटर से निकले थे, ठीक है ना, और वाटर वेपर H2O, ये वाली चीज़ याद रख लीजिए, H2O वाटर वेपर, ठीक है ना। और क्या, कोई भी वेपर्स वगैरह जो आपके पड़े होंगे उधर, ठीक है ना, वेपर्स एटमॉस्फेयर में पड़े होंगे, वो भी ग्रीन हाउस गैसेस का काम करते हैं। वो भी क्या करते हैं, जो रेडिएशन जारी होती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस, उसको क्या कर देते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और आपकी पृथ्वी क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है। जब ये ज़्यादा क्वांटिटी में ये वाली गैसेस हो जाएँ तो वो क्या हो जाता है, ज़्यादा आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, ज़्यादा एनर्जी अभी एब्जॉर्ब करेंगे, तो आपका ये इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होती है, थोड़ी हॉट होती है, तो ये क्या कर देगी, आपके पृथ्वी को क्या कर लेगी, बहुत ही ज़्यादा गर्म कर लेगी, और ग्लेशियर्स वगैरह पिघल जाएंगे, और सी लेवल क्या हो जाएगा, राइस हो जाएगा। तो भाई जो सी में जो आपके ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनकी वेजिटेशन होगी, जैसे छोटे मोटे प्लांट्स वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे डैमेज हो जाएंगे, और वही तबाही आ जाएगी, ठीक है, तबाही हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें, ये वाली चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बता दिया। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी। तो अभी देखिए कौन सा पॉल्यूशन बचता है, जैसे वाटर पॉल्यूशन किस किस की वजह से होता है, वाटर पॉल्यूशन की इसमें क्या होता है भाई, हैवी मेटल्स होते हैं, एक मेटल्स होते हैं हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे भाई पीरियोडिक टेबल जब आप लोग पढ़ेंगे उधर आपको चीज़ पता लगती है, हैवी मेटल्स जैसे कैडमियम हो गया, CD हो गया, कैडमियम, Pb लेड हो गया, और मरकरी हो गया। जब ये पानी में
जाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, वाटर को क्या कर देंगे, गंदा कर देते हैं। पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, गंदा कर देना। जब हैवी मेटल्स जाते हैं, और जो आपके डिटर्जेंट्स यूज़ करते हो, डिटर्जेंट जब आप लोग कपड़े धोते हो तो उधर डिटर्जेंट्स यूज़ करते हो, और फर्टिलाइज़र्स जो आप लोग जैसे आपका यूरिया वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है ना, कि खेतों में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हो, जब वो क्या करता है, जब वो डालते हो ना, तब जब पानी आता है तो पानी कहाँ पे चला जाता है, पानी नालों में चला जाता है, नालों का पानी नदियों में चला जाता है, तो वही एक वाटर पॉल्यूशन कॉज हो रहा है, ठीक है ना, डिटर्जेंट्स की वजह से, फर्टिलाइजर्स की वजह से। और कहाँ पे भाई, जो एसिड्स वगैरह होते हैं, जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, उधर से एसिड वगैरह कुछ निकलेगा, वो भी डैमेज करेंगे, ठीक है, एसिड्स, ठीक है ना, एसिड्स भी पॉल्यूट करते हैं वाटर को। और क्या हो जाता है भाई, ये सारी की सारी जैसे पीसीबी होते हैं, पीसीबी पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, पीसीबी, ये भी वाटर को पॉल्यूशन करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, गंदा करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई, और भी पढ़ लेना, ठीक है ना, कौन कौन सी चीज़ें पॉल्यूट करती हैं, ठीक है ना, ब्रीफ में मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। लैंड पॉल्यूशन, ज़मीन को कौन कौन सी चीज़ें प्रदूषित करती हैं, जैसे आपका जो आप लोग खेतों में फेंकते हो, इंसेक्ट को मारने के लिए क्या, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है ना, और क्या, हर्बिसाइड्स, हर्ब्स जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं उनको मारने के लिए हर्बिसाइड्स, जैसे एक एग्जांपल हो गई फेमस डीडीटी, ठीक है ना, ये भी केमिस्ट्री का केमिकल है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें यूज़ करते हो, इसकी फुल फॉर्म वगैरह देख लेना, ठीक है ना। एक फंगीसाइड्स हो जाए, फंजाई वगैरह को मारने के लिए फंजीसाइड्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग उधर यूज़ करते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोग ब्रीफ में जेके एसएसबी का जितना भी सिलेबस है वो मैंने डिस्कस कर दिया। अगर डिटेल में पढ़ना हो तो मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको डिटेल में ये लेक्चर्स दे दूँगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।